पूर्वोत्तर डायरी। नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी के एक ताजा अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे हम पूर्वोत्तर डायरी के पन्ने आपके लिए खोलते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की विभिन्न गतिविधियों से आपको रूबरू करवाते हैं। खेल, संस्कृति और तमाम पहलुओं पर हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट्स आपको सुनवाते हैं। तो आज भी इस अंक में बहुत कुछ खास है। मैं कमल कुमार प्रजापति आप सभी श्रोताओं का आज के इस अंक में स्वागत करता हूं। पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, हम सबसे पहले चलते हैं नागालैंड। नागालैंड में एक विशेष फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। यह टूर्नामेंट कैप्टन एन कुंग्रेस की स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस फुटबॉल टूर्नामेंट का क्या मकसद है और किस तरह से इसमें स्थानीय टीमें हिस्सा लेती हैं और कैसे महावीर चक्र एन कुंग्रेस की स्मृति में ये टूर्नामेंट विशेष है। हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट सुनते हैं। कैप्टन कैंगुरू से महावीर चक्र विजेता की याद में कैप्टन एन कैंगुरू से मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का 9वां संस्करण 22 अक्टूबर से कोहिमा के आईजी स्टेडियम में शुरू होगा। इस बार नागालैंड के अलग अलग हिस्सों से 20 टीमें इसमें भाग लेंगी। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 6 नवंबर को होगा। शुरुआत से पहले एक खास कार्यक्रम में टूर्नामेंट का पोस्टर, मैस्कॉट और थीम सॉन्ग जारी किया गया। असम राइफल्स ने नागालैंड फुटबॉल एसोसिएशन के सहयोग से ऑपरेशन सद्भावना के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन कोहिमा साइंस कॉलेज जोतसोमा में किया। यह कार्यक्रम सिर्फ औपचारिक लॉन्च नहीं था, बल्कि कैप्टन कैंगुरूसे के साहस और सेवा भाव को सम्मान देने का एक तरीका था। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष और नागालैंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव अबू मेथा ने कहा कि यह टूर्नामेंट कैप्टन के जीवन से प्रेरित है, जो युवाओं को अनुशासन, टीम वर्क और मेहनत का संदेश देता है। Sport has the power to unify. Sport has no language. It overcomes all hurdles, jumps over all barriers. The universal language of sport is excellence and success. Sport knows no color, no background. And what better way to uphold the name of a legendary figure, a recipient of the Mahavir Chakra, than to spread his name to the platform of sport. विधायक डॉक्टर सेलहौतु रुत्सो ने कहा कि यह टूर्नामेंट वीर कैप्टन को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ युवाओं में एकता और भाईचारे की भावना को भी मजबूत करता है। True victory is not measured only by medals or trophies, but by the character we build and the values we uphold. Each match, each cheer and each goal scored will carry a message of unity and resilience that Captain Kengurase has stood for. IGAR नॉर्थ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ब्रिगेडियर SK पलांडे ने कहा कि असम राइफल्स खेलों के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित करने और समाज में सकारात्मकता लाने के लिए काम कर रही है। कार्यक्रम में टूर्नामेंट का आधिकारिक मैस्कॉट द मिथुन वॉरियर जारी किया गया, जो शक्ति और एकता का प्रतीक है। टूर्नामेंट की भावना को और मजबूत करने के लिए 45 असम राइफल्स के द चतुर्थ पंचम जैज बैंड ने एक खास थीम सॉन्ग तैयार किया, जो साहस, जोश और लगन की झलक दिखाता है। अब जब टूर्नामेंट शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है। फुटबॉल प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कैप्टन कैंगुरूसे की प्रेरणा मैदान पर फिर जीवंत हो, जब खिलाड़ी पूरे जोश और मेहनत के साथ खेलेंगे। आकाशवाणी समाचार कोहिमा से मैरी की रिपोर्ट के साथ मैं जया भारती। अब हम बात करने जा रहे हैं शरदोत्सव की। त्रिपुरा में मनाया जाने वाला शरदोत्सव हर वर्ष शारदीय नवरात्र के बाद मनाए जाने वाला एक खास पर्व है। दुर्गा पूजा के बाद इस पर्व की बहुत धूम होती है। 4 दिन तक ये विशेष पर्व चलता है, लेकिन इन दिनों 4 दिनों से भी ज्यादा इस पर्व का उत्साह और इस पर्व की उमंग रहती है। तो आइए हमारे संवाददाता आदित्य दत्ता की इस विशेष रिपोर्ट में त्रिपुरा के शरदोत्सव के बारे में विस्तार से जानते हैं।
त्रिपुरा में शारदोत्सव यानी शरद ऋतु का उत्सव राजशाही काल से ही मनाया जा रहा है। ये परंपरा आज भी रंगों, उल्लास और भक्ति के साथ आगे बढ़ रही है। सभी उत्सवों में दुर्गा पूजा सबसे प्रमुख और भव्य मानी जाती है। इस वर्ष भी पूरे राज्य में 4 दिनों तक ये पर्व बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। पिछले कुछ वर्षों में ये उत्सव केवल 4 दिनों तक सीमित नहीं रह गया है। अब इसकी तैयारियां और सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां कई दिन पहले से भी शुरू हो जाती है, जिससे पूरे राज्य में त्योहारी माहौल बन जाता है। बीते दिसंबर का भी ये श्रृंखला आगे बढ़ी जब पूरे राज्य में कोजागरी लक्ष्मी पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। रोशनी से जगमग घर और सड़कों ने मानो दुर्गा पूजा की चमक और बढ़ा दिया। शाम होते ही आसमान में आतिशबाजी की रौनक छा गई, जो दिवाली की याद दिला रही थी। हालांकि त्रिपुरा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हर साल लोगों से संयम बरतने की अपील की जाती है, फिर भी आतिशबाजी और धुएं का माहौल लगभग वैसा ही रहता है। विजयदशमी के अवसर पर अगरतला में राज परिवार की दुर्गा बाड़ी और प्रभु बाड़ी की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। अधिकांश सामुदायिक पूजा समितियों ने पिछले शनिवार की शाम तक अपने विसर्जन समारोह पूरे कर लिए थे। राज्य सरकार द्वारा आयोजित मां का गमन नामक भव्य कार्निवल देवी दुर्गा को विदाई देने का प्रतीक बना। राजधानी अगरतला के तुलसीवती स्कूल के सामने मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने इस रंगीन कार्निवल का शुभारंभ किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मां का गमन जैसे कार्यक्रम राज्य में सामाजिक एकता और सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को मजबूत करते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस तरह के आयोजन त्रिपुरा की परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध करते हैं तथा समाज में भाईचारा और एकजुटता को बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहा ने आगे कहा कि राज्य सरकार सूचना एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के माध्यम से कला, साहित्य और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। दुर्गा उत्सव ने केवल विभिन्न समुदायों के बीच संबंध को मजबूत करता है, बल्कि राज्यों को सामाजिक और आर्थिक विकास में भी योगदान देता है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सभी को सहयोग से इस बार भी उत्सव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि पिछले 4 वर्षों से मां का गमन कार्निवल अनुशासन, उल्लास और आकर्षक झांकियों के साथ आयोजित किया जा रहा है। ये अब त्रिपुरा के वार्षिक सांस्कृतिक कैलेंडर के सबसे प्रमुख आयोजनों में से एक बन चुका है, जिसे देश विदेश में भी लोग देखे जा रहे हैं। आकाशवाणी अगरतला से पूर्वोत्तर डायरी के लिए आदित्य दत्ता। श्रोताओं, अब हम आपको जानकारी दे रहे हैं माई भारत पहल के बारे में। माई भारत पहल एक ऐसी पहल है जिसमें युवाओं की भागीदारी से देश के विकास की गति को तेज किया जा रहा है। इस पहल के तहत सिक्किम में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें युवाओं को शामिल करके राज्य के विकास को तेज किया जा रहा है। तो आज हम आपको एक साक्षात्कार सुनवाने जा रहे हैं खेल एवं युवा कार्य मंत्रालय में माई भारत पहल के उप निदेशक मंगल सिंह झाकड़ के साथ। इनसे बात की है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के सहायक निदेशक सत्येंद्र कुमार ने। तो सबसे पहले मंगल सिंह झाकड़ से यही समझते हैं कि माई भारत पहल क्या है और किस तरह से सिक्किम में इस पहल के तहत युवाओं को शामिल किया जा रहा है। बहुत बहुत आभार एवं सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। आकाशवाणी गंगटोक की इस पहल और माई भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों का युवाओं तक जाना, ये आज के इस महत्वपूर्ण पल की बात जो की जानी है वो इस कार्यक्रम के माध्यम से की जानी है। मैं पुनः एक बार सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए एक जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम और एक महत्वपूर्ण पोर्टल की जानकारी आप सभी के समक्ष साझा करने के लिए हम लोग आज आकाशवाणी गंगटोक में उपस्थित हुए हैं। माई भारत पोर्टल एक तकनीकी और भौतिक रूप से एक साझा पोर्टल है जो भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार के युवाओं को शामिल करने के लिए शुरू किया गया है। ये एक प्रकार से स्वायत्त विभाग है जो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत 2023 में स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को उनके माध्यम से राष्ट्र की प्रगति से जोड़ना और विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों में युवाओं की सक्रिय सहभागिता को आगे बढ़ाना, 2 मुख्य उद्देश्य इस पहल का है। मुख्य रूप से हम
तकनीकी पोर्टल के माध्यम से युवाओं तक पहुंच सके और उनके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका के रूप में माई भारत काम कर सके, ताकि आने वाले समय में हम सभी जान रहे हैं कि हम एक ऐसे तकनीकी और प्रौद्योगिकी युग में रह रहे हैं जहां हर कोई युवा मोबाइल फोन से जुड़ा है, तकनीकी रूप से संचार माध्यमों से जुड़ा हुआ है। लेकिन किन माध्यमों का उसको सदुपयोग करना है, किन माध्यमों के माध्यम से उसको सुअवसर मिलेंगे और किन सुअवसरों में उसको शामिल होना है, इन तमाम चीजों की जानकारी भारत सरकार युवा पोर्टल के माध्यम से देना चाहेंगी और उसी मुख्य उद्देश्य के लिए इस माई भारत युवा पोर्टल की शुरुआत की गई है। तमाम कार्यक्रम, तमाम गतिविधियां जो भारत सरकार राष्ट्र निर्माण के लिए आयोजित करती है, उनको माई भारत पोर्टल के माध्यम से युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही धरातल पर युवाओं की सक्रियता और युवाओं की गतिविधियों को सरकार से जोड़ने का कार्य माई भारत पोर्टल द्वारा किया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री की जो सोच है, पहल है, उसमें माई भारत जो पहल है युवाओं के लिए लाई गई है और ये देश के युवाओं को बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है सरकार की तरफ से। लेकिन इस कदम को सरकार जब उठाती है और देश के दूर दराज क्षेत्रों, जैसे हम जिस सिक्किम राज्य में आप बैठे हैं यहाँ, तो यहाँ के युवा और देश के युवाओं को इस पहल के परिप्रेक्ष्य में कैसे जोड़ा जाए, परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते? देखिए, पिछले 2 वर्षों से ये पोर्टल कार्यरत है और 2 वर्षों के बहुत ही अल्प समय में लगभग 2 करोड़ युवा पूरे देश में इस माई भारत पोर्टल के माध्यम से जुड़ चुके हैं। मैं बताना चाहूंगा कि ये देश सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है, जहाँ की लगभग 27% आबादी युवा है और इस सापेक्ष में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकारें और वहाँ की जो स्थानीय स्थितियां हैं उनके अनुरूप युवाओं की हर स्तर पर सहभागिता हो। उस सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए माई भारत पोर्टल लाया गया है और 2 वर्षों के अल्प समय में ही लगभग 2 करोड़ युवा इस पोर्टल में पंजीकृत होकर विभिन्न गतिविधियों का हिस्सा बन रहे हैं। और आने वाले समय में सिक्किम के संदर्भ की अगर बात करूं तो सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है और यहाँ की जनसंख्या पूरे देश में सबसे कम है, लेकिन फिर भी लगभग 25,000 युवा इस माई भारत पोर्टल से अभी तक जुड़ चुके हैं और हम चाह रहे हैं कि आने वाले समय में प्रत्येक युवा जिसने 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है वो इस पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत हो, ताकि वो शिक्षा के साथ साथ उन तमाम गतिविधियों का हिस्सा बन सके जो उसके नेतृत्व के लिए, उसके खेलकूद के लिए, उसकी फिटनेस के लिए, उसके सामाजिक दायित्वों के लिए, उसके राष्ट्रीय मूल्यों के लिए और तमाम ऐसे कार्यक्रमों में उसकी सहभागिता के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे सभी कार्यक्रमों में वो हिस्सा बन सके, उसके लिए जरूरी है कि वो आज ही माई भारत पोर्टल पर जाकर इसकी जानकारी हासिल करें। अपने मोबाइल फोन या अपने गार्जियंस के मोबाइल फोन से वो इस पोर्टल को एक्सेस कर सकता है। हमने अभी इस पोर्टल की एक एप्लीकेशन जो एंड्रॉइड फोन पर उपलब्ध है उसको भी लॉन्च किया है अपने स्मार्टफोन से। उस एप्लीकेशन को भी अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकता है और इसके माध्यम से पंजीकृत होकर तमाम कार्यक्रमों का हिस्सा बन सकता है। श्रोताओं, बात करेंगे पूर्वोत्तर भारत की एक अद्भुत धरोहर के बारे में। दरअसल बीते दिनों पूर्वोत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है उसकी अस्थायी यानी टेंटेटिव सूची में शामिल किया गया है। इसमें 2 स्थल महत्वपूर्ण हैं। एक तो नागालैंड में नागा हिल्स और मेघालय में खासी हिल्स, जहां पर बहुत सी गुफाएं पाई जाती हैं। नागालैंड का नागा हिल्स इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ की घाटियां और पहाड़ियां भूगर्भीय दृष्टि से और प्राकृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। दूसरी ओर मेघालय की खासी हिल्स की गुफाएं भूगर्भीय और ऐतिहासिक दृष्टि से अपना एक बहुत महत्व रखती हैं। तो हम आपको 2 विशेष रिपोर्ट्स सुनवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सुनते हैं हम नागा हिल्स के बारे में कि किस तरह से नागा हिल्स का एक बहुत बड़ा भूगर्भीय और प्राकृतिक महत्व है और किस तरह से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की टेंटेटिव सूची में शामिल होना एक बहुत बड़ा ये गौरव का क्षण है। तो आइए ये खास रिपोर्ट सुनते हैं। नागालैंड का किफिरी जिला आज पूरे देश के लिए गर्व का विषय बना है। यहाँ का प्रसिद्ध नागा हिल ऑफियोलाइट अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल हो गया है। इसे प्राकृतिक धरोहर की श्रेणी में रखा गया है।
भारत ने 27 अगस्त को 7 नए स्थलों के नाम यूनेस्को को भेजे थे, जिनमें नागालैंड का ओफियोलाइट हिल, महाराष्ट्र के पंचगनी और महाबलेश्वर के डेक्कन ट्रैप्स, कर्नाटक के उडुपी में सेंट मैरी आइलैंड्स, मेघालय की खासी हिल्स की गुफाएं, आंध्र प्रदेश के एर्रमट्टी डिब्बालू और तिरुमला की पहाड़ियां और केरल का वर्कला शामिल हैं। अब भारत के कुल 69 स्थल इस अस्थायी सूची में हैं। इनमें 49 सांस्कृतिक, 3 मिश्रित और 17 प्राकृतिक धरोहरें शामिल हैं। नागा हिल ओफियोलाइट किफिरे जिले के पंगरो क्षेत्र के पास स्थित है। इसे भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहले ही राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित कर दिया था। ये क्षेत्र भारत और म्यांमार की टेक्टोनिक सीमा पर स्थित है। पृथ्वी की परतें कैसे बनी, महाद्वीप कैसे आपस में टकराए और पर्वत कैसे बने, इन सब को समझने के लिए ये स्थल दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गिना जाता है। यहाँ की चट्टानें करोड़ों वर्ष पुरानी हैं और पृथ्वी की गहराई की झलक दिखाती हैं। लेकिन नागा हिल ओफियोलाइट केवल विज्ञान के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। इसका प्राकृतिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत बड़ा है। ये क्षेत्र फाकिम वन्यजीव अभयारण्य और कई सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रों के साथ जुड़ा हुआ है। इसे दुनिया के 18 सबसे बड़े जैव विविधता वाले क्षेत्रों में गिना जाता है। यहाँ दुर्लभ और संकटग्रस्त पक्षी जैसे रूफस, नेक्ड हॉर्नबिल और ब्लाइट्स ट्रैगोफैन पाए जाते हैं। ये इलाका नागा समाज की पुरानी मौखिक परंपराओं, लोक कथाओं और प्रकृति से जुड़े सामुदायिक संरक्षण के तरीकों को भी संभाले हुए है। भारत ने नागा हिल ओफियोलाइट की तुलना दुनिया के कुछ मशहूर स्थलों से की है। इनमें ऑस्ट्रेलिया का मैक्वेरी द्वीप शामिल है, जहां समुद्र की सतह से ऊपर महासागरीय परत और मेंटल की चट्टानें दिखाई देती हैं। इस तरह कैमरून का दजा फौना रिजर्व भी एक उदाहरण है, जहां भूवैज्ञानिक संरचना से ही वहां की जैव विविधता आकार लेती है। नागा हिल भी अपनी खनिज समृद्ध भूमि से अनोखे पारिस्थितिक तंत्र को जन्म देता है। भूगोल की दृष्टि से नागा हिल्स समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर फैले हैं। ये पहाड़ियां नागालैंड के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में म्यांमार की सीमा से लगती हैं। घने जंगलों, तीखी ढलानों और गहरी घाटियों से भरे इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता किसी को भी आकर्षित कर सकती है। यहाँ अनेक छोटी नदियाँ और झरने बहते हैं, जो इसे जल संपदा से समृद्ध बनाते हैं। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज समिति की ओर से नागा हिल ओफियोलाइट को मान्यता मिलने के बाद ये नागालैंड से विश्व धरोहर सूची में दर्ज होने वाला पहला स्थल होगा। इससे न केवल नागालैंड बल्कि पूरे उत्तर पूर्व भारत की पहचान और महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बढ़ेगा। कोहिमा से असुनुओं की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं सरफिरोजी। नागा हिल्स की इस रोचक यात्रा के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं मेघालय की कंदराओं में। तो मेघालय की खासी हिल्स की गुफाएं ऐतिहासिक और भूगर्भीय महत्व रखती हैं। तो आइए जानते हैं कि इन खासी हिल्स की गुफाओं का क्या महत्व है और किस तरह से ये भारत की एक अद्भुत ऐतिहासिक धरोहर है। पूर्वोत्तर भारत का राज्य मेघालय अपनी पहाड़ियों, झरनों और घने जंगलों के लिए तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन इसके भीतर एक और अद्भुत संसार छिपा है, गुफाओं का संसार। इन गुफाओं को मेघालयन एज केव्स के नाम से जाना जाता है। ये गुफाएं न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में भूगर्भीय और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। मेघालय का शिलोंग पठार चूना पत्थर से समृद्ध है। इसी कारण यहाँ पर बड़ी संख्या में गुफाएं बनी हुई हैं। अब तक कम से कम 12 गुफाएं यहाँ चिन्हित की गई हैं, लेकिन इनमें से 4 गुफाएं मावलूह गुफा, अरवाह गुफा, मावसमाई गुफा और क्रीमपुरी गुफा विशेष महत्व रखती है। ये चारों गुफाएं पूर्वी खासी हिल्स क्षेत्र में स्थित हैं और अपने आकार, भूगर्भीय विशेषताओं और पहुँच की सुविधा के कारण चयनित की गई हैं।
मावलुह गुफा का नाम सबसे प्रमुख रूप से लिया जाता है क्योंकि यहाँ पर पाई गई स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट संरचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल बाउंड्री स्टेरोटाइप सेक्शन एंड पॉइंट यानी GSSP के रूप में मान्यता दी गई है। यही वो स्थान है जिसने पूरी दुनिया में मेघालयन एज नामक कालखंड को परिभाषित किया। ये कालखंड लगभग 4200 वर्ष पहले के उस समय को दर्शाता है जब एक भयंकर सूखा पड़ा और कई सभ्यताएं धराशाही हो गई। वैज्ञानिकों ने मावलुह गुफा से प्राप्त नमूनों का अध्ययन कर ये प्रमाणित किया कि उस समय का जलवायु परिवर्तन किस प्रकार हुआ। यही कारण है कि मावलुह गुफा को अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भीय समुदाय ने अत्यंत महत्वपूर्ण धरोहर माना है। इन गुफाओं का आकर्षण केवल भूगर्भीय दृष्टि से नहीं है बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य भी यहाँ कदम कदम पर चकित करता है। गुफाओं के भीतर बनी झूमर जैसी चट्टानी आकृतियां, लटकती हुई चट्टानों की नोकदार संरचनाएं, नीचे से ऊपर की ओर उगती चट्टानी शलाखाएं, जलकुंड और भूमिगत नदियां, ये सब मिलकर इन गुफाओं को किसी रहस्यमय लोक जैसा बना देती हैं। क्रीमपुरी गुफा तो विश्व की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफा मानी जाती है। इसकी लंबाई लगभग 24.5 किलोमीटर है और ये लगभग 13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ये गुफा मावसिनराम क्षेत्र में है जिसे धरती का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कहा जाता है। क्रीमपुरी का ढांचा भूल भुलैया जैसा है। इसमें सैकड़ों छोटे बड़े रास्ते हैं जो आपस में मिलकर एक विशाल जाल का रूप बना देते हैं। ये विशेषता इसे और भी अद्वितीय बनाती है। मावसमाई और अरवाह गुफाएं भी अपनी सुंदर संरचनाओं और सरल पहुंच के कारण प्रसिद्ध हैं। अरवाह गुफा तो अब तेजी से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रही है। यहाँ आने वाले पर्यटक न केवल प्राकृतिक चमत्कार देखते हैं बल्कि इतिहास और भूगर्भ की गहराइयों को भी महसूस कर पाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से इन गुफाओं का महत्व और भी अधिक है। यहाँ पर जो चट्टानी संरचनाएं पाई जाती हैं, वे हजारों वर्षों से धीरे धीरे बनी हैं। इन पर वर्षा का असर, मिट्टी और खनिजों का मेल और समय का प्रभाव सब दर्ज है। यही कारण है कि वैज्ञानिक यहाँ से अतीत के जलवायु और मॉनसून के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इन गुफाओं से मिली जानकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोस्ट्रैटिग्राफिक चार्ट को भी बदल दिया और मेघालयन एज को उसमें शामिल किया गया। इन गुफाओं का पारिस्थितिकी तंत्र भी खास है। यहाँ कई दुर्लभ मछलियों और कीट पतंगों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो कहीं और नहीं मिलती। शिस्टूरा और नियोली सोचिलस जैसी मछलियों की किस्में यहीं की गुफाओं में खोजी गई हैं। कीट पतंगों में भी कई अनोखी प्रजातियां पाई जाती हैं जो भूमिगत वातावरण में ही जीवित रह सकती हैं। इन सब को संरक्षित करना आवश्यक है क्योंकि इनकी आबादी सीमित है और ये पर्यावरणीय बदलावों के प्रति संवेदनशील हैं। सुरक्षा की दृष्टि से इन गुफाओं पर ध्यान देना आवश्यक है। चूना पत्थर की खदानों का दबाव, पर्यटन का बढ़ता बोझ और प्राकृतिक नाजुकता इन गुफाओं को खतरे में डाल सकते हैं। यही कारण है कि भारत सरकार ने मावलुह और अरवाह गुफाओं को राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक धरोहर स्थल घोषित किया है। इसके अलावा जियो हेरिटेज बिल पर भी विचार चल रहा है, जिससे भविष्य में इन गुफाओं की सुरक्षा और मजबूत होगी। दुनिया के अन्य देशों में भी गुफाएं हैं, जैसे स्लोवेनिया की स्कॉचैन गुफाएं या अमेरिका की कार्लसबैड गुफाएं। लेकिन मेघालयन एज की गुफाएं उनसे अलग हैं। यहाँ की विशेषता ये है कि इन गुफाओं ने मानव इतिहास और जलवायु परिवर्तन की सटीक गवाही दर्ज की है। यही उन्हें वैश्विक महत्व प्रदान करता है। मेघालय की इन गुफाओं को केवल प्राकृतिक धरोहर नहीं बल्कि एक जीवित प्रयोगशाला कहा जा सकता है, जहाँ हर बूंद पानी और हर चट्टानी संरचना में पृथ्वी का इतिहास लिखा हुआ है। ये इतिहास केवल वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं बल्कि हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें बताता है कि प्रकृति में हुए बदलाव ने किस प्रकार मानव सभ्यताओं को प्रभावित किया है। इस प्रकार मेघालयन एज गुफाएं न केवल भारत की बल्कि पूरी दुनिया की अमूल्य धरोहर हैं। ये गुफाएं हमें अतीत से जोड़ती हैं, वर्तमान को समझने में मदद करती हैं और भविष्य के लिए चेतावनी भी देती हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं आकर्षिता सिंह। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स ये ऐसे विषय हैं, अगर इन्हें रचनात्मक बनाया जाए और व्यवहारिक तरीके से विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए तो विद्यार्थियों की रुचि बढ़ती है।
अगर ये विषय कठिन हो जाते हैं तो विद्यार्थियों को उबाऊ भी लगते हैं। तो मेघालय में एक खास पहल की गई है जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स यानी स्टेम इस तरह के विषयों को पढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये क्या प्रयास हैं और कैसे विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो रहे हैं? खासतौर पर पूर्वोत्तर भारत के बाहर से भी विद्यार्थी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं और इस पहल से लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में मेघालय सरकार की इस पहल के बारे में जानते हैं। इस पहल का उद्देश्य है कि अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को एक ही मंच पर लाया जाए, जहां वे स्टेम की दुनिया को समझें, खोजें और अपने विचारों को नए रूप में गढ़ सकें। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए स्मार्ट विलेज मूवमेंट ने नेक्टर, क्यूरियोसिटी जिम और IISER पुणे के सहयोग से शिलांग स्थित नेक्टर कैंपस में नवाचार और रचनात्मकता का एक विशेष केंद्र स्थापित किया है। मेघालय और सिक्किम सहित पूरे उत्तर पूर्व से विद्यार्थियों को यहां आमंत्रित किया जा रहा है। वे यहां नए विचार विकसित करेंगे, प्रोटोटाइप बनाएंगे और उन्हें वास्तविक परिणामों में बदलने की दिशा में काम करेंगे। ये पहल 100 स्कूलों के विद्यार्थियों का इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों से परिचय कराएगी। साथ ही विद्यार्थियों और शिक्षकों को पूरे साल प्रशिक्षण और मार्गदर्शन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया है कि सरकार चाहती है कि खासकर विज्ञान और गणित जैसे विषय विद्यार्थियों के लिए रोचक और इंटरैक्टिव बने। ये कदम ऐसा वातावरण तैयार करेगा जहां बच्चों की जिज्ञासा और उत्साह बढ़े। उन्होंने लैब ऑन व्हील्स शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा ताकि ये सुविधा राज्य से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को नियमित स्टेम कार्यक्रम आयोजित करने और अंत में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता करवाने की भी सलाह दी। General that feeling and that thought came to me when I was a student, and I'm sure that it comes to many students even now. And that really is the most unfortunate actually thing that has been happening for a large number of students, to our youngsters, especially in rural areas and even so in big urban areas also, but more in rural areas I would say. नेक्टर के महानिदेशक अरुण कुमार शर्मा ने कहा कि कौशल आधारित शिक्षा से विद्यार्थी केवल सुनने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि नए प्रयोग करने वाले और समस्याओं को सुलझाने वाले बनते हैं। उन्होंने बताया कि मेघालय सरकार के सहयोग से स्मार्ट विलेज मूवमेंट के अंतर्गत ये सुविधाएं ग्रामीण और वंचित इलाकों तक भी पहुंचाई जा रही हैं। किडीज कॉर्नर स्कूल की कक्षा 8 की एक छात्रा ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि पहले हमें गणित और विज्ञान बहुत उबाऊ लगते थे, लेकिन स्टेम के जरिए हमने जाना कि हर चीज इन विषयों से जुड़ी है, चाहे इमारतें हो या आर्किटेक्चर। हम अब भविष्य में नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। For us, before maths and science, it was a class for us. It was actually a boring class because for us, before maths and science was like, for us it was a free period. We could sleep, have fun and all. But now we can see what is there more to learn in maths and science. We can see that it's a lot more than we think. Now we see that all experiments that we have done has maybe we'll reach new heights in the future. So my fellow friends would be is that to never give up, and sure you can focus on other things, but academics also is not a joke. Academics you can achieve a lot of things, mostly because in the world right now, buildings, architecture, everything goes with maths and science. So it's really important in life. इस पहल के जरिए मेघालय सरकार आने वाली पीढ़ियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रही है। बच्चों में न केवल विज्ञान और गणित के प्रति रुचि बढ़ रही है, बल्कि उनमें समस्याओं को सुलझाने और लगातार सीखते रहने की क्षमता भी विकसित हो रही है। शिलांग संवाददाता की रिपोर्ट के साथ मैं आकर्षिता सिंह। श्रोताओं, आज का पूर्वोत्तर डायरी का अंक अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का अंक हर बार की तरह रुचिकर लगा होगा और इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमारी ईमेल आईडी का पता नोट करें, airnsdtalks@gmail.com। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी प्रतिक्रिया के लिए नोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 9289094044। हम अगले रविवार शाम 5:30 बजे आपके साथ पूर्वोत्तर डायरी का एक नया अंक लेकर फिर उपस्थित होंगे। आज के कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति। प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। पूर्वोत्तर डायरी।